हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग और आपकी तैयारी प्रॉपरली चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अगेन परसेंटेज का कंटिन्यूएशन। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि भैया पेपर जो 2021 का हम रेफरेंस ले रहे हैं, बेहद आसान पेपर आया था तो उसको रेफरेंस नहीं बनाया जा सकता। यानी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी कि अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़े तो आप लोगों की तैयारी पूरी हो। और जो गणित की जिम्मेदारी है, तो मैं कह रहा हूं कि भैया इतनी क्लास में आपको करा दूंगा कि गणित के जो भी 25 to 30 क्वेश्चंस के बीच में आपके जो भी आते हैं वो पूरे इसके बेस पे हो जाएंगे, इतनी गारंटी है मेरी। रीजनिंग का वेटेज बहुत ज्यादा है तो उस पर डेफिनेटली फोकस करिएगा। बाकी मूल विधि, हिंदी, सब पे आप फोकस करते रहिए। गणित सिर्फ क्लास कर लोगे, जो शीट देंगे उनको कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने जहां तक फिनिश किया था, हमने पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर दिया था, तो हम पीवाईक्यू में ही आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जरा देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, सेक्शन बी में 77%, जबकि दोनों सेक्शनों में 18% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों सेक्शनों में 1425 छात्र उत्तीर्ण हुए तो प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित कुल अभ्यर्थियों की संख्या बताओ। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। और वो चीज क्या है? वेन डायग्राम। तो सबसे पहले आपको मैं वेन डायग्राम क्या है, कैसे इसका यूज करते हैं, जरा इस पूरे कंसेप्ट को हम डिटेल में समझ लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। अब वेन डायग्राम के क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं जरा समझते हैं। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि एक शहर है, यहां पर कुछ लोग हैं जो चाय पसंद करते हैं। मान लो मैंने कह दिया कि 60% लोग हैं जो कि चाय पसंद कर रहे हैं। और फिर मैंने कहा कि कुछ लोग हैं, कुछ भी लिख लेता हूं, मान लो कि 25% ऐसे लोग हैं जो कॉफी पसंद करते हैं। और फिर मैंने कहा कि एक तीसरी कैटेगरी है जो कि 5% है जो कि चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। दिस इज द कंडीशन। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे समझिएगा। ये हो गया मेरे पास एक क्वेश्चन। अब इसके बाद इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो बाद में हम डेटा निकाल लेंगे। सबसे पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप देखो कौन सी चीज है जो सब में कॉमन है। यहां पे 2 है तो 2 में कॉमन देख रहे हैं। कोई क्वेश्चन हो सकता है 3 के केस में आ जाए तो वहां पर 3 में कॉमन देख रहे होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का स्टार्ट कहां से करेंगे? जो यहां पर कॉमन है। तो सबसे पहले मैंने यहां पे 2 सर्कल बनाए और ये दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग सर्कल है। क्यों इंटरसेक्टिंग सर्कल बनाए? क्योंकि दोनों में एक पार्ट क्या है? कॉमन है। तो मुझे यहां पर कॉमन पार्ट दिखाना पड़ेगा। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉमन, क्योंकि ये दोनों का पार्ट है। यहां तक बात क्लियर। अब क्वेश्चन में भी सबसे पहली वैल्यू जो लिखी जाएगी दैट इज वो कॉमन वाली वैल्यू, यानी कि 5%। क्या आ जाएगी? 5%। अब देखो, अब यहां पे कर रहे हैं भाई चाय 60% लोग पसंद कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक सर्कल है, 60% लोग चाय पसंद कर रहे हैं और उसमें से 5% यहां पर लिखा हुआ है, यानी बचा कितना? 55% आपका बचा हुआ है। मतलब 55% ऐसे लोग हैं जिसको मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं अगर ये चाय वाला सर्कल है। कोई डाउट नहीं होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब देख लो, कॉफी पसंद करते हैं 25% लोग, 5% यहां पर है, तो फिर रेस्ट 20% कहां पर आ जाएंगे? रेस्ट 20% यहां पर आ जाएंगे। इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैं कहूं कि सिर्फ 2 ही कैटेगरी हैं, पूरे कंडीशन में सिर्फ 2 कैटेगरी हैं, या तो लोग किसी पदार्थ का, किसी प्रकार का पेय पदार्थ पीते हैं, ये एक कंडीशन है, पेय पदार्थ वो पीते हैं, और या तो वो नहीं पीते हैं। यही 2 कंडीशन है। और इसके बेस पे कुछ डेटा दे दिया जाए। तो सबसे पहले देखो भाई, कितने लोग हैं जो या तो चाय पी रहे हैं, या तो कॉफी पी रहे हैं, या फिर दोनों पी रहे हैं। तो अब आपके पास डेटा भाई 55, 5, 60, 20, 80, मतलब ये 80% जनता ऐसी है जो या तो चाय पीती है, या कॉफी पीती है, या फिर दोनों पीती है। ये 80% जनता कुछ इस तरीके से है जो चाय या कॉफी या दोनों पीती है। यहां तक बात क्लियर।
अब आ जाते हैं भैया क्या, अब आगे की कहानी ये है कि अब अगर आपसे कह दिया जाए कि मान लो कि 400 लोग ऐसे थे, 400 लोग ऐसे थे जो किसी प्रकार का कोई पेय पदार्थ नहीं पीते हैं। अगर 400 लोग ऐसे हैं जो किसी प्रकार का कोई पेय पदार्थ नहीं पीते, तो बता दो केवल चाय पसंद करने वाले लोग कितने थे, केवल कॉफी पसंद करने वाले लोग कितने थे, या फिर दोनों पसंद करने वाले लोग कितने हैं। तो कैसे करेंगे, अब देख लो यहां पर ये हुआ, इसका मतलब कि अगर कुछ नहीं पीने वाले लोग 400 हैं और आपने कैलकुलेट कर लिया कि 80% ऐसे लोग हैं जो या तो चाय या तो कॉफी या दोनों पीते हैं, इसका मतलब 20% ऐसे लोग हैं जो किसी प्रकार का कोई पेय पदार्थ नहीं पीते हैं। और ये 20% लोग किसके बराबर हैं, ये 20% लोग 400 के बराबर हैं। यहां तक बात क्लियर। अगर 20% बराबर 400 है, तो अब आप बताओ यहां पर कि भैया अगर पूछा जाता कि टोटल कितने लोग हैं, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी इसका 5 गुना, तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 5 गुनी, यानी कितना आ जाएगा 2000। 2000 वो टोटल सैंपल था जिसके बारे में ये सर्वे किया गया है। यहां तक बात क्लियर। अगर आपसे कहा जाता कि केवल चाय, क्वेश्चन क्या होता कि केवल चाय यानी ओनली टी पसंद करने वाले लोग कितने हैं, तो आपको पता है 55% लोग। देखो टोटल चाय का सर्कल इतना है, इसमें 5% ये रहा, 55% ये रहा, तो फिर भैया ये चीज चेक करनी होगी, यानी कि अब क्या आ जाएगा कि भैया 20% की वैल्यू 400 है, तो 1% यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 के बराबर, तो 55% किसके बराबर आ जाएगा, 55 गुणे 2 110, यानी 1100 के बराबर आ जाएगा। तो केवल चाय पसंद करने वाले लोग कितने हैं, 1100। कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, अगर मैं यहीं पर कह देता कि ओनली कॉफी पसंद करने वाले लोग कितने हैं, तो ओनली कॉफी पसंद करने वाले लोग हैं 20%, तो 20% की वैल्यू तो आपको 400 पता ही है, तो दैट विल बी योर आंसर। अगर दोनों का पूछता 5%, तो 20% बराबर 400 है, 5% की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। तो ये तो एक बेसिक अप्रोच है। मैं एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आपको इसके बेस पे करा दे रहा हूं, ताकि भविष्य में अगर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़े भी, तो आपको ऐसे प्रश्नों में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो मैं जरा अगला प्रश्न देखता हूं। जैसे मैंने एक कंडीशन ले लिया कि एक शहर है, कोई एक सिटी है, और इस सिटी में 3 प्रकार के लोग हैं। पहले प्रकार के लोग कौन से हैं, मान लो कि मैंने सिंपल लिख लिया कि भैया वो द हिंदू पढ़ते हैं। कंडीशन ले लिया कि पहले प्रकार के रीडर ऐसे हैं जो द हिंदू पढ़ते हैं और इनकी संख्या मान लो कि 40% है। अगली प्रकार की जनता ऐसी है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ती है। अगली प्रकार की जनता ऐसी है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ती है, और ये किसके बराबर आ जाएगा, मान लो कि ये 30% है। और जो तीसरे प्रकार की जनता है, मान लो कि मैंने इसको इंडियन एक्सप्रेस कह दिया, कि तीसरे प्रकार की जो जनता है वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है, और इनकी भी जनसंख्या कुछ भी लिख ले रहा हूं, लेट्स से 45% है। ये एक कंडीशन है। अब इसके बाद सेकेंड लेयर क्वेश्चन की क्या है कि ऐसी जनता, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं द हिंदू को TH एंड टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों, जो TH और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों पढ़ते हैं, उनका जो परसेंटेज है दैट इज 15%। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन एक्सप्रेस को शॉर्ट में आई लिख रहा हूं, इन दोनों को पढ़ने वाले लोग कितने हैं, 10%। तीसरी कंडीशन है इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू दोनों को पढ़ने वाली संख्या कितनी है, कुछ भी लिख ले रहा हूं, लेट्स से अगेन इट इज 5%। ये लिख लिया। और सबसे लास्ट कंडीशन मैंने यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया कि भैया ऑल 3, तीनों को पढ़ने वाले, ऑल 3 को पढ़ने वाली जनसंख्या कितनी है, तो ऑल 3 को पढ़ने वाली जनसंख्या कुछ भी लिख रहा हूं, लेट्स से इट इज आई कैन से 10%, इतना है। अब यहां से कम 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन का जवाब यहां से दे दूंगा, और इसके बाद आपको कभी भी वेन डायग्राम के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे करेंगे जरा समझिएगा। सबसे पहले मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा, और जो 3 यहां पर एंटिटीज हैं, इन तीनों को यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा। मतलब पहला यहां पर द हिंदू है, दूसरा यहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया है, और तीसरा यहां पर इंडियन एक्सप्रेस है। अब जैसा मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि भैया सबसे पहले कॉमन को लेते हैं,
तो यहां पर ऑल थ्री, उसमें दो थे, चाय कॉफी वाले क्वेश्चन में दो के बीच में कॉमन था तो आपने दो ले लिया। यहां पर तीनों को पढ़ने वाली जनसंख्या है, दैट इज 10%। तो क्वेश्चन का स्टार्ट कहां से करेंगे? जो सब में कॉमन है। तो सब में कॉमन 10% है, तो सबसे पहले उस 10% को मैं यहां पर लिख लूंगा, क्योंकि ये पार्ट तीनों सर्कल में आता है। बात क्लियर? इसके बाद अब आएंगे दो दो में कॉमन, जैसे द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों मिलाकर 15% पढ़ते हैं। द हिंदू ये रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया ये रहा, दोनों मिलाकर 15% पढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, ये द हिंदू का सर्कल है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्कल है। आपसे कह रहा है इन दोनों को पढ़ने वाली जो जनता है वो 15% है, लेकिन आपने जब ये वेन डायग्राम देखा तो आपने पाया कि 10% तो साहब यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है और टोटल कॉमन 15% है। इसका मतलब बचा कितना? दिस इज 5%। तो ये वैल्यू, ये जो 5% है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब देखो ये 15% दोनों के बीच में भी है और जो इंफॉर्मेशन भी है कहीं पर मिक्स नहीं हो रही है। क्लियर? आगे बढ़ो। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस 10%। अब जरा ध्यान से देखना, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस 10% लोग पढ़ रहे हैं और वो 10% जो इनके बीच का कॉमन रीजन है, इनके बीच का कॉमन रीजन ये वाला है और इस कॉमन रीजन में 10% लोग यहां पर हैं। अब अगर इस कॉमन रीजन में 10% लोग यहां पर हैं तो फिर और अलग से तो कुछ लिखना नहीं है, यानी कि ये बात तो मतलब सही है। इस पर्टिकुलर पार्ट पे मुझे कुछ और अलग से नहीं लिखना है। यहां तक बात क्लियर? आगे बढ़ जाओ। अब ये कह रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू 5%। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू 5%। देखो ये डेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको सही कर दे रहा हूं डेटा पहले। ये 15% है, तो अब आपका क्वेश्चन मिसमैच नहीं होगा। रैंडम डेटा लिखा है तो वो इस वजह से यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। तो ये मान लो कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस 15% था, तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस 15% है, 10% आपके पास लिखा हुआ है, 5% यहां पर आ गया। यहां तक क्लियर होगा? ये मैंने करेक्ट किया, फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अगर ये 5% होता तो देखो ऑलरेडी कॉमन पार्ट में 10% लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन ही मिस्टेक हो जाती, गलत हो जाती, डेटा गलत होता है, इसलिए मैंने इसको करेक्ट करके यहाँ पे 15% किया हुआ है। यहां तक क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कह रहा था कि द हिंदू 40% लोग पढ़ रहे हैं। अब देखो द हिंदू का सर्कल आपके पास ऐसे है और इसके अंदर ऐसे बना हुआ है, ये यहां पर लिखा हुआ है 5%, यहां पर 10, यहां पर 5, तो ऑलरेडी 10, 5, 15, 5, 20% यहां पर लिखा हुआ है, ऑलरेडी 20% मेंशन है और टोटल कितना है? 40%। 40 में 20 यहां पर लिखा हुआ है, तो बचा कितना? 20, तो वो 20 किधर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि भैया टाइम्स ऑफ इंडिया 30%। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्कल में आप जाओ तो देखो 10, 5, 15% पहले से लिखा हुआ है और टोटल 30% है। 15 यहां पर लिखा हुआ है, तो बचा कितना? 15%। ये 40 में 20 यहां पे लिखा हुआ है, तो कितना लिखा जाएगा? 20% यहां पर। और इंडियन एक्सप्रेस टोटल पढ़ते हैं 45%, तो 10, 5, 15 यहां पे लिखा हुआ है, तो बचा कितना? 30%। बचा कितना? 30%। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। केवल द हिंदू पढ़ने वाले लोगों की संख्या, तो आप कहोगे साहब केवल द हिंदू 20% लोग पढ़ते हैं। केवल टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले लोगों की संख्या, तो वो आ जाएगी 15%। केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले लोगों की संख्या, तो वो आ जाएगी 30%। तीसरा, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया तो पढ़ते हैं लेकिन इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ते। काम का स्टेटमेंट है, फिर से ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि ऐसे लोगों का प्रतिशत बताओ जो द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों पढ़ते हैं लेकिन इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ते हैं। तो ये दोनों पढ़ रहे हैं और इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये जनता सिर्फ इतनी आएगी, क्योंकि ये 5% दोनों के बीच में तो है लेकिन इंडियन एक्सप्रेस को कहीं पर भी कंसाइड नहीं कर रहे। तो 5% ऐसी जनता है जो द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया तो पढ़ती है लेकिन इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ती है। यहां तक भी बात क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा। इसी तरीके से अब आगे, जैसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस तो पढ़ते हैं मगर टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ते, दैट इज 5%। फिर आपको कोई भी एक्चुअल डेटा दिया जाए कि टोटल हिंदू पढ़ने वाले इतने लोग थे या इंडियन एक्सप्रेस या कुछ भी लिख दिया जाए, तो अब आप कंपेयर करके निकाल सकते हो। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बेसिकली कभी आया नहीं है ये सारी चीजें, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आ ही गया तो मैथ्स यही आएगा, इससे ज्यादा तो नहीं आना चाहिए।
तो आपको एकदम क्लैरिटी होगी कि भैया वेन डायग्राम का अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो मुझे किस तरीके से अप्रोच करना है। आई होप इट इज क्लियर, कोई डाउट यहां तक आपको नहीं होगा। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूं जरा क्वेश्चन में। अब आता हूं मैं इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन के तो शुरुआत से ही पहले मैंने कुछ कंसेप्ट आपको बता दिया। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जरा देखो। कह रहा है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 80% उत्तीर्ण हुए। हियर इट इज 80% जो कि क्या हुए हैं, पास हुए हैं, और बी में 77%। बी में कितने पास हुए हैं, 77%। ये हो गई बात। अब आगे कह रहा है कि साहब कि दोनों सेक्शन में 18% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण रहे। दोनों सेक्शन में 18% अभ्यर्थी क्या रहे, अनुत्तीर्ण रहे। अब देख लो आपको क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। मुझे जो कॉमन वाला पार्ट है, क्या कि दोनों का पार्ट है, वो दोनों का पार्ट दे रखा है फेल के केस में, क्या 18% फेल हुए हैं। यानी मैं जब वेन डायग्राम बनाऊंगा तो मैं फेल वाले पार्ट का वेन डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि मुझे कॉमन वहां पर दे रखा है। तो भाई अगर 80% पास हुए हैं तो मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बता दो फेल कितने प्रतिशत होंगे। 80% पास हुए हैं यानी 20% फेल होंगे। 77% पास हुए हैं यानी 23% फेल होंगे। कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक एकदम क्लियर है। अब आ जाते हैं जरा आगे। अब मैंने कहा वेन डायग्राम बना लो, तो ये उठाया मैंने वेन डायग्राम, और मैं वेन डायग्राम फेल के बेसिस पे बना रहा हूं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कॉमन पार्ट फेल का दे रखा है कि 18% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, जो कि दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो दोनों में फेल वाले 18% यहां पर आ गया। अब आ जाओ यहां पर कि भैया सेक्शन ए से 20% लोग फेल हुए हैं, उस 20 में से 18% यहां पर पहले से लिखे हुए हैं, तो बचे कितने, रिमेनिंग 2% हम यहां पर लिख देंगे। सेक्शन बी से 23% लोग फेल हुए हैं, और इस 23% में 18% यहां पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, यानी बचा कितना, 5% यहां पर बचा। अब मेरा वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो अगर मैं कहूं कि भाई ये बताओ कितने परसेंट ऐसे छात्र हैं जो कि फेल हुए हैं कहीं ना कहीं, या तो ए में या तो बी में या दोनों में, तो आप कहोगे साहब 18 तो 20 5 25, मतलब 25% ऐसे बच्चे हैं जो या तो ए में फेल हुए हैं या तो बी में फेल हुए हैं या फिर दोनों में फेल हुए हैं। तो अगर मैं कहूं कि वो छात्रों का प्रतिशत बताओ जो कि पास हुआ है, या तो ए का या बी का, तो आप कहोगे साहब कि वो 75% ऐसे बच्चे होंगे जो कि पास हुए हैं। बोलो हाँ या ना। वो 75% ऐसे बच्चे होंगे जो कि पास हुए हैं। और ये 75% की वैल्यू किसके बराबर है, क्वेश्चन कह रहा है यदि दोनों सेक्शनों में 1425 छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी ये 75% किसके बराबर है, 1425 के। आपसे कह रहा है उपस्थित टोटल लोग, यानी 100% की वैल्यू। तो ये आ जाएगा 1425 अपॉन में 75 इंटू में 100। 25 गुणे 4, 25 गुणे 3, 3 गुणे 4 12 बचेगा 2 22, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 475 इंटू 4 1600 और 300 यानी 1900। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही उत्तर है, यानी 1900 लोग उस टोटल परीक्षा में उपस्थित थे। तो आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि भाई कैसे अप्रोच करना है इन क्वेश्चन को। सबसे पहले देख लो इस क्वेश्चन की भाषा में कॉमन वाला पॉइंट किसके बेसिस पे दिया हुआ है। जैसे मुझे कॉमन पॉइंट फेल के बेसिस पे दिया हुआ है, तो अब मैं वेन डायग्राम जो भी बना रहा हूं वो फेल वाले के बेसिस पे लगा रहा हूं। बाकी सिंपल डेटा कंपैरिजन है, कुछ भी इस प्रश्न में ऐसा नहीं है जो कि प्रॉब्लमैटिक हो। कोई अगर दिक्कत लग रही है, कोई परेशानी लग रही है, तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको बहुत डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर वेन डायग्राम से कुछ आएगा तो इसके बाहर जनरली नहीं जाना चाहिए। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ और देखता हूं क्या है हमारा अगला प्रश्न। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, राकेश अपनी मासिक आय का 10% घरेलू व्यय पर, 20% पुस्तकों पर, 25% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष की बचत करता है। गिनती करने पर उसे पता चला कि अंततः उसे 16,083 रुपए की बचत हुई। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पहले इसको बताता हूं फिर दूसरा क्वेश्चन इसी के बेसिस पे बताऊंगा।
तो मैंने आपको कल ही एक्सप्लेन किया था या परसों एक्सप्लेन किया था कि भैया अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर सारे के सारे परसेंटेज इंटीजर के फॉर्म में दिए हों, जैसे 10%, 20%, 25%, तो मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और वैल्यू नहीं लूंगा। सिंपल है कि मैं 100 मान लूं, करने को मैं उससे भी कर सकता हूं लेकिन 100 से ज्यादा सहूलियत होगी, इसलिए मैं 100 मान के करूंगा कि भैया मेरी मासिक आय कितनी है, 100 रुपए। अब आपसे कह रहा है 10% घरेलू व्यय पर, यानी ये कितना आ गया, ये 10 आ गया। फिर आपसे क्या कह रहा है 20% पुस्तकों पर, तो ये कितना आ गया, 20। फिर आपसे कह रहा है 25% कपड़ों पर, यानी ये कितना आ गया, 25। और इसके बाद शेष की बचत करता है जिसका वैल्यू है 16,083 रुपए। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर देखूं मैं टोटल खर्चा कितना है, तो 25, 20, 45, 10, 55, 55, तो इसका जो है 100 में से 55 आई कैन से कि 100 में से 55 क्या है, इसका ये खर्च है। अगर 100 में से 55 खर्च है तो सेविंग कितनी आ जाएगी भाई, सेविंग बड़ी सिंपल है, 100 माइनस 55 यानी 45 उसकी क्या आ जाएगी, 45 यूनिट उसकी सेविंग आ जाएगी। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंततः उसने 16,083 रुपए की बचत हुई, यानी ये जो 45 यूनिट है ये किसके बराबर है, 16083। तो दिस 45 यूनिट इज इक्वल टू 16083। तो आपको बताना है 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 16083 अपॉन में 45 इंटू में 100। 5 9 जा 45, 5 दूना 10, ये 20 आ जाएगा। 9 से काट दो, 8 3 11, 11 6 17, 18 कट रहा है, 9 1 जा 9 बचेगा 7, और 7 का मतलब 9 7 जा 63, अगेन 7, 9 8 जा 72 बचेगा 6, और 63, 9 7 जा 63, 1787 इंटू में 20। तो देख लो लास्ट में इधर 0 है और 4, तो जिस ऑप्शन के लास्ट में 40 होगा वही आंसर होगा, और मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 40 है, सो दिस मस्ट बी द आंसर। क्या कहा मैंने लास्ट में, ध्यान से सुनना। मुझे पता है कि 1787 और 20 का गुणा करना है, लास्ट में 0 आएगा, दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब देखो 2 गुणे 7 कितना होगा, 14, यानी कि 4 आएगा, तो लास्ट में 4 आ रहा है और 0 आ रहा है, लास्ट की 2 डिजिट अपने को पता हो गई, और एक ही ऑप्शन है जो लास्ट की 2 डिजिट 40 दे रहा है, तो अपने को पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। बोलो अगर कोई डाउट लग रहा है, कोई दिक्कत लग रही है, कोई परेशानी लग रही है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न में। अब अगला प्रश्न नहीं, इसी में एक और टाइप बनता है, वो बनता है रिमेनिंग ऑफ रिमेनिंग, यानी कहा जाएगा बचे हुए का इतना परसेंट। तो मैं आपको इसी क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं, ताकि अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट करेंगे। जैसे सेम क्वेश्चन है, अब कहा गया राकेश अपनी मासिक आय का 10% घरेलू व्यय पर, 20% पुस्तकों पर। यहां पर मैंने एक लाइन ऐड कर दिया, शेष का 20% पुस्तकों पर, फिर यहां पर भी एक वर्ड यूज कर लिया कि शेष का 25% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष की बचत करता है। अब अगर ये क्वेश्चन हो गया तब कैसे करोगे, इस पे 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक जो ये दिया हुआ और दूसरा जो मैंने चेंज किया है। अब कैसे करेंगे, मैंने 100 रुपए मान लिया, अब 100 रुपए के बेस पे मैं आगे बढ़ता हूं कि 10% घरेलू व्यय पर, तो 10% तो उसका भैया 100 में से 10 खर्चा हो गया। अब देखो आगे कह रहा है कि शेष का 20% पुस्तकों पर, 100 में से 10 तो खर्चा कर चुका है, तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना है, तो आप कहोगे साहब रिमेनिंग 90 है, और कह रहा है उसका 20% पुस्तकों पर, तो इस रिमेनिंग का 20%, 20% का मतलब 1/5, 90 का 1/5 यानी 18, ये क्या है 18। ये किस पर कर रहा है, तो ये कर रहा है बुक्स पर, ये किस पर कर रहा है, ये बुक्स पर कर रहा है, ठीक है। ये रिमेनिंग क्या है, ये आपका बुक्स पर कर रहा है। अब आ जाओ, फिर आगे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है बचे हुए का 25% कपड़ों पर खर्च कर रहा है, तो भैया 90 में से ये चला गया, ये चला गया, अब बचे हुए का 25%, तो देखो 18 10 28, यार 90 में से 18 चला गया, बचा कितना, 72 अब आपके पास बचा हुआ है। और कह रहा है इस 72 का 25% कपड़ों पर खर्च करता है, 72 का 25% कपड़ों पर खर्च करता है, यानी 18 ये क्लॉथ्स पर खर्च करता है, 18 ये किस पर खर्च करता है, क्लॉथ्स पर खर्च करता है।
अब कुछ भी सेविंग होगी तो अब आपको क्वेश्चन कुछ नहीं करना भाई, 18 18 36 और 36 10 46, 46 उसका टोटल खर्चा था, यानी 54 उसकी क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। और ये सेविंग की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 16083, हो सकता है डेसिमल में चला जाए क्योंकि मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, तो 100 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए या रिमेनिंग ऑफ रिमेनिंग आ जाए, कुछ भी अलग नहीं है। अगर शेष का क्वेश्चन में जैसे रिमेनिंग ऑफ रिमेनिंग का क्वेश्चन आ जाए तो बस जितना खर्च होता जा रहा है उतना आप घटाते जाओ। 100 में से 10 खर्चा हुआ 90 बचा, 90 में से 18 खर्चा हुआ 72 बचा। हो सकता है इसके बाद भी एक स्टेप होता तो 72 में से 18 घटा देते 54 आता और फिर 54 के बेस पे क्वेश्चन कैलकुलेट कर रहे होते। तो आई होप ये दोनों पार्ट आपको बहुत डिटेल में समझ में आ गए होंगे। तो या तो क्वेश्चन ये बनेगा या वो बनेगा, आप दोनों बहुत आराम से कर पा रहे होंगे। आई होप कोई डाउट आपको नहीं होगा। क्लियर है? बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ। Here it is क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि साहब 25,000 छात्रों के एक कॉलेज में 55% बॉयज हैं, 30% गर्ल्स एंड 50% बॉयज परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो कैसे करेंगे, आसान क्वेश्चन है। एक तरीका तो ये है कि मैं 25,000 के बेस पे हर एक परसेंटेज को कैलकुलेट करूं, तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा कि एक्चुअल डेटा 25,000 पता है, 55% निकालो, 45% निकालो, ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं एक बार में ही परसेंटेज निकालूंगा। कैसे? अभी मैंने ऐसा बताया कि भाई इंटीजर में अगर सारी वैल्यू दे रखी है तो 100 टोटल मानो, मैंने 100 ही माना। 100 में से आपको बॉयज कितने कह रहे हैं, 100 में से बॉयज आपको कह रहे हैं 55%। 100 में से गर्ल्स कितनी कह रही हैं, गर्ल्स आपको कह रही हैं 30%। तो बॉयज हो गए 55%, गर्ल्स कितनी हो गई 30%। आई होप कोई डाउट नहीं है, सॉरी 30 नहीं, ये मिस्टेक लिखा मैंने, 30% तो बाद में दे रखा है। अगर 55% लड़के हैं तो 45% क्या आ जाएंगी, गर्ल्स आ जाएंगी। परसेंट भी हटा दे रहे क्योंकि मैंने 100 ले रखा है। तो 100 में से 45 गर्ल्स हैं और 55 बॉयज हैं। आगे क्या कह रहे हैं देखो, 30% गर्ल्स 50% बॉयज फेल हो गए। ठीक है, तो कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, यानी फेल दे रखा है, पास पूछ रहा है। तो आप बताओ भाई, अगर 30% लड़कियां फेल हुई तो पास कितनी हुई होंगी, 70%। पास कितनी हुई है 70%, यानी इंटू में 7/10 कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, तो 63/2, ये बन जाएगा 63/2। ये आ गया। अब देख लो यहां पर 50% बच्चे फेल हुए हैं, इसका मतलब 50% पास भी हुए होंगे, तो वो 50% का मतलब 1/2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 55/2। ये मैंने वो लिखा जो कि पास है। फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, 30% गर्ल्स और 50% बॉयज यहां पर क्या हो गए, फेल हो गए हैं, और आपसे क्वेश्चन पास के बारे में पूछ रहा है। तो भैया अगर 30% लड़कियां फेल हुई तो पास कितनी हुई 70%। 70% को मैं 7/10 लिख सकता हूं, कैलकुलेट कर लिया। 50% बॉयज फेल हुए हैं तो 50% पास भी हुए होंगे, 50% आधा होता है, तो ये लिख लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करो, यानी इनका सम कितना है, तो 5 3 8 और 6 5 11, 118/2 विच इज 59। मतलब इतने लोग क्या हुए हैं, इतने लोग पास हुए, इतने लोग पास हुए हैं। अब आ जाते हैं दूसरे इशू पे कि भैया टोटल कितने लोग थे, तो आपने 100 यूनिट माना है, 100 में से 59 पास हुए, यही मतलब है। 100 की जो वैल्यू है दैट इज 25,000, तो 59 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट काट दो तो ये आ जाएगा 250 इंटू में 59, 25 गुणे 9, ये आ जाएगा 225। तो लास्ट में 50 आएगा, हालांकि चारों ऑप्शन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 25 गुणे 9 225 का 5 कैरी ऑन 22, 25 पंचे 125 और 22 147, तो 14750 आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यह हमारे इस प्रश्न का सही वाला उत्तर है। तो बेसिक ही कैलकुलेशन था। अब मैं तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतनी सारी कहानी लिख रहा हूं, नहीं तो एग्जामिनेशन में इतनी कहानी नहीं लिखनी है, डायरेक्ट क्विक सॉल्व हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ, कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 9।
अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, राजा अपनी बचत का 29% वृद्धाश्रम को, बचत का 30% अनाथालय को और बचत का 17% चिकित्सा सहायता संस्थानों को दान करता है। बचत की 7200 रुपए की शेष राशि बैंक में जमा किया गया तो राजा का वेतन ज्ञात करें यदि वेतन का 50% उसकी बचत राशि है। अब ये क्या करेंगे जरा समझिए। राजा अपनी बचत का, तो मैंने टोटल क्या मान लिया कि ये जो 100 है ये मैंने सेविंग मान ली क्योंकि सारा खेल बचत पे बताया गया है। अब कह रहा है 29% वृद्धाश्रम में, तो 100 में से 29 तो वृद्धाश्रम में चला गया, 30% अनाथालय, तो 30 यहां से कहां पर चला गया, अनाथालय में चला गया, 17% चिकित्सा सहायता, तो 17% यहां पर चला गया। अब कह रहा है कि बचत में 7200 रुपए जो बचा हुआ है वो उसको बैंक में जमा किया। तो पहले देख लो टोटल कितना खर्चा हो चुका। तो ये कितना था, 29 30 17, ठीक है। 30 10 40 7 47 47 57 67 और 67 9 76, तो 67 और 9 76, यानी कि 76% ऑफ सेविंग ये तो उसकी खर्चा हो चुकी है। तो बची कितनी है, रिमेनिंग कितनी है, 24% ऑफ सेविंग ये रिमेनिंग है। और ये 24% ऑफ सेविंग की जो वैल्यू है दैट इज 7200। तो अगर मैं कहूं कि भैया 100% ऑफ सेविंग कितनी होगी, तो 100% ऑफ सेविंग कितनी आ जाएगी, 7200 बटे 24 इंटू में 100 विच इज, तो सीधा करो 24 72 300 और ये 00, यानी कि उसकी जो बचत है वो बचत आ गई 30,000 रुपए। बचत कितनी आ गई, 30,000 रुपए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजा का वेतन ज्ञात करो यदि वेतन का 50% उसकी बचत राशि है। अभी मैंने निकाला 100% ऑफ सेविंग, यानी टोटल बचत कितनी है वो आ गए 30,000 रुपए। लेकिन क्वेश्चन खुद ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया बंदा 50% ही बचाता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वेतन का 50% ही बचा रहा है, इसका मतलब आधा बचाया है, आधा खर्चा हुआ होगा। तो अगर आधा पार्ट है 30,000, तो टोटल अगर मैं इनकम की बात कर लूंगा तो इसकी 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 60,000 आपकी इनकम आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो ये क्वेश्चन नहीं करूंगा, आय का 10% घरेलू खर्चा पर, 15% किताबों पर, 20% कपड़ों पर, बाकी बचाता है। सेम क्वेश्चन है, स्किप करते हैं। अब ये क्वेश्चन खूब आए हुए हैं तो एक आध क्वेश्चन कर ले रहे हैं, एक ही लाइन में करना है। 4500 का, अब देखो क्या करेंगे, 45,000 है। अब कह रहे हैं साहब इसका 60% यानी 3/5, उसका 45% तो 9/20, उसका 40% यानी 2/5, उसका 15% यानी 3/20। इसका मान आपको कैलकुलेट करना है, एक लाइन में ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब देख लो भैया 20 पंचे ये 100 हो गया, 100 का मतलब 00 यहां से कैंसिल आउट हो गया, एकदम क्लियर है। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट हो गया, 5 9 45 हो गया, ये कट चुका है। 2 से आपका ये 2 कट चुका है। अब देख लो 9 गुणे 9 81 और 3 गुणे 3 9, यानी ये आंसर कितना आ गया, 729। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 729 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन था, कुछ ऐसा था ही नहीं इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 70%, सेक्शन बी में 55% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, दोनों सेक्शन में 10% अनुत्तीर्ण हुए, 595 छात्र। देखो जो क्वेश्चन डिटेलिंग में बताया वही क्वेश्चन है, तो अब आप लोग करोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। राकेश अपनी मासिक आय का 15% घरेलू खर्चे पर, 20% किताबों पर। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप लोग करोगे। अब देख लो अगला क्वेश्चन क्या है। जॉर्ज ने एक नया भूखंड खरीदा जिस पर तत्काल बाड़ा लगाया, इस कारण उसका आयताकार कार्यक्षेत्र की लंबाई साथ ही चौड़ाई भी 11% कम हो गई। कह रहे हैं क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बताओ। कुल मिला के एक रेक्टेंगल है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें चारों तरफ क्या लगाया गया, बाड़ा लगाया गया, मतलब फेंसिंग टाइप की किया गया। कार्य क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई 11% कम हो गई। जैसे फेंसिंग लगाया गया तो किनारे किनारे का थोड़ा एरिया ऑक्यूपाई हो गया, तो उससे क्या हुआ, 11% लंबाई भी कम हो गई और 11% चौड़ाई भी कम हो गई, ये कह रहा है। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका, दोनों जानने क्यों जरूरी है समझना।
पहला एक मैंने आपको परसेंटेज फ्रैक्शन बताया कि 11% का मतलब तो 11/100 होगा, ठीक है। इसका मतलब 100 में 11 की कमी हो गई, तो ये 100 में से 100 का 11% यानी 11 की कमी हो गई। तो अगर एक तरफ मैं लेंथ लिख लूं, एक तरफ ब्रेड्थ लिख लूं, एक तरफ ओरिजिनल लिख लूं, एक तरफ न्यू लिख लूं, तो ओरिजिनल लेंथ कितनी है 100 और जो न्यू लेंथ है तो 100 में से 11 की कमी आ गई यानी कितनी आ गई 89। ओरिजिनल ब्रेड्थ भी कितनी है 100, न्यू कितनी है 89 क्योंकि 11 की कमी हो गई। तो ये तो आ जाएगा आपके पास 10,000 और ये कितना आ जाएगा तो 89 का स्क्वायर। तो 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 8 9 जा 72, 2 जा 144। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 8 4 12 का 2 कैरी ऑन 1 4 1 5 4 9 और 6 1 7 7921 7921। अब आप बहुत आराम से निकाल सकते हो कि कितने की कमी यहां पर हो गई। 1000 पे निकालना है तो दिक्कत नहीं है। एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को करने का जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। दूसरा कल मैंने आपको सक्सेसिव भी बताया था और सक्सेसिव में जो चीज ऐड करनी है वो मैं अभी बता दे रहा हूं कि जैसे दो चीजों के बेस पे सक्सेसिव लगाना है। मतलब एक चीज है, मान लो कि 100 है, पहले इसमें 10% की वृद्धि हुई फिर कुछ बना, फिर 10% की वृद्धि हुई फिर कुछ बना। तो एक तरीका तो क्या था कि भाई 10% की वृद्धि मतलब 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, आपने देखा 100 से बढ़कर 121 हो गया यानी 21% की वृद्धि हो गई। सिंपल है। लेकिन एक फॉर्मूला बनता है जिसको हम ऐसे केसेस में यूज कर सकते हैं डायरेक्ट बिना कलम चलाए सॉल्व करने के लिए। वो होता है a प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। अगर कहीं पर 2 का केस बनता है तो मैं इसको डायरेक्ट लगा सकता हूं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे कमी हो रही है 2 केस में, दोनों केसेस में क्या हुई है कमी। तो अब यहां पर क्या करते हैं 11 प्लस 11 और ये आ जाएगा -11 इंटू 11 अपॉन में 100 मतलब 22 माइनस में 1.21। ये इक्विवेलेंट आ जाएगा इसके जो आप यहां से निकाल रहे हो। अगर डिस्काउंट की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर तो इंक्रीमेंट की बात थी, इंक्रीमेंट निकालोगे तो सेम आ जाएगा। कैसे? ये जैसे 10% था, हमने तो क्वेश्चन का डेटा ले लिया, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो अब आप पा रहे होगे, देख लो भैया ये कितना बन गया, ये बन गया 21% जो आपने यहां पर कैलकुलेट किया। तो अगर एकदम इंक्रीमेंट है तो आप डायरेक्ट यहां से लगा सकते हो। अगर डिक्रीमेंट है, जैसे कहा जाए कि पहले 10% वैल्यू कम हुई फिर 15% वैल्यू कम हुई, ऐसे कहा गया कि कहीं पर पहले 10% वैल्यू कम हुई फिर 15%, तो आप देखोगे 10 प्लस में 15 माइनस 10 इंटू 15 अपॉन में 100 उठा के कैलकुलेट कर सकते हो। आंसर एक बार में आ जाएगा कि चाहे अलग अलग उसको निकालो फ्रैक्शन मेथड से या फिर ऐसे निकाल लो। तो अगर मैं अपने क्वेश्चन में जाऊं तो आप मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं कि देखो 11% कम हो रहा है तो 11 प्लस 11 माइनस 11 इंटू 11 अपॉन में 100 यानी 22 माइनस में 1.21। ये इफेक्टिव कमी आएगी 2 के केस में हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर 3 का केस हो तो जो यहां से वैल्यू आएगी उसके साथ फिर से एक बार ऐसा ही स्टेप हम दोहरा देंगे। तो देखो 22 में से 1.21 जाएगा, कितना जाएगा, तो 22 में से 1 जाएगा 21 और 21 में से 0.21 जाएगा तो उधर बचेगा आपका 79। तो 20.79 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसको भी और डिटेल में मैं बताऊंगा तो आपको टेंशन नहीं लेना कि जल्दी से निपटा दिया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, गोकुल ने एक नया भूखंड खरीदा जिस पर तुरंत बाड़ा बनाने की आवश्यकता है। इस कारण आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई 12% तक कम हो जाती है। क्षेत्रफल में हुई कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो वो क्यों तरीका बता रहा था कि आप मेरे दिमाग में जानते हो क्या चलना चाहिए, मुझे डायरेक्ट ऐसे दिखना, अच्छा 12 प्लस 12 24 माइनस 12 गुणे 12/100 यानी 24 माइनस 1.44। 24 में से 1 गया यानी 23, 23 में से 0.44 जाएगा यानी कि 56 बचेगा। तो 22.56 ऑप्शन नंबर डी। अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। बाकी और डिटेलिंग में भी इस पे मैं और क्वेश्चन आपको कराऊंगा सक्सेसिव में, तो यू डोंट हैव टू वरी।
आज मैं थोड़ा सा सेशन जल्दी फिनिश कर रहा हूं, तो ये आपको पीडीएफ में कुछ दम नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इतने के बेस पे आपका 2021 का पीवाईक्यू पूरा सॉल्व हो जाएगा। अगर इसमें कुछ नया क्वेश्चन होगा तो मैं कराऊंगा, लेकिन इसके सिवा परसेंटेज अभी आपको पढ़ाऊंगा ताकि डिटेल में चीजें कवर हो जाएं। ठीक है, तो मिलता हूं कल नेक्स्ट सेशन में और डिटेल में आगे चीजें कवर करेंगे। आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।